वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके पर्पस पे हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पे पढ़ाना चाहेंगे, ठीक है ना। तो बने रहो इस चैनल पे और कंटिन्यू हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट को समझो, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करवाऊंगा, और वो क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद मैंने इस NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। चलो, तो यहां पे है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में आप देखोगे तो इसमें कॉन्सेप्ट के पर्पस पे क्या क्या जरूरतें हैं उसको पहले दिमाग में रख लो। सबसे पहली बार देख लो तो मान लो कि कोई एक वर्टिकल टावर है, टावर बोलो, बिल्डिंग बोलो, पोल बोलो, ठीक है ना। और ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल पे हमेशा होता है, याद रखना एक बात, ठीक है। और इसका नाम दे दो ए, बी से आपको राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम दे दो सी है। सी जो है ना वो थीटा है। कब, अगर मान लो कोई एक पॉइंट है, ग्राउंड से मतलब कोई एक एंगल मतलब कि ऊपर की तरफ देखता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, टॉप ऑफ द टावर को देखता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या जी, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये बात है। अगर मान लो कोई बिल्डिंग हो गया या टावर हो गया, टॉप पे कोई मतलब कि खड़ा है और वहां से नीचे की तरफ देख रहा है, तो अगर मान लो कि ये नीचे की तरफ देखेगा तो ये असल में एंगल ये बना रहा है थीटा, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ बनेगा तो मतलब नीचे की तरफ कोई वर्टिकल कोई मतलब कि हॉरिजॉन्टल चीज को देख रहा है, कोई गाड़ी को देख रहा है ऊपर से नीचे, या कोई पर्सन को देख रहा है ऊपर से नीचे, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो असल में देखो ये लाइन इसके पैरेलल होगा ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, और इसी के पर्पस पे हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है ना। चलो इस पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस पे जरूरत क्या है, अगर मान लो कि ये थीटा है तो थीटा के अकॉर्डिंग आपको तो याद रखना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो होता है पता 1/2 है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू तुम्हें पता है कि 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू तुमको पता है कि √3/2 होता है, साइन यहाँ पे 90 का वैल्यू तुमको पता है कि 1 होता है। सेम टू सेम अगर कॉस के टर्म पे जाओ तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, कॉस 45 के टर्म पे तुम जाओगे तो 1/√2 होता है, कॉस 60 के पर्पस पे तुम जाओगे तो 1/2 हो जाएगा, और कॉस 90 के पर्पस पे जाओगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सेम टू सेम टैन है, तो टैन का तो बहुत VVI है, बहुत VVI, मैक्सिमम क्वेश्चन टैन के पर्पस पे बनेगा, तो इसलिए तो टैन का तो वैल्यू जरूर याद करना। टैन 0 होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड के केस में तुम 0 लिख सकते हो तुम, ठीक है ना। टैन 30 है तो टैन 30 का वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, 1/√3 होता है, लिख देना। टैन 45 है तो 45 के अनुसार तुम्हारा 1 होता है, टैन 60 है तो 60 का वैल्यू तुम्हारा 1/√3 होता है, ठीक है ना। और टैन यहाँ पे 90 है तो टैन 90 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, मतलब इस केस में भी 0 लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं छोटू, तो इसके बाद ज़रूरतें हैं इसमें कि अगर मान लो कि ये साइन है तो साइन कॉस टैन के अनुसार, तो पहले तो हम साइन पे चलेंगे, तो साइन थीटा, तो ये साइन थीटा है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, है ना। तो इसके अनुसार तुम्हारा क्या चल जाएगा छोटू, तो साइन थीटा तो पता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, कॉस थीटा में जाना तो इसका क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना। टैन में तुम जाना तो टैन में तुम जाएगा तो क्या निकलेगा छोटू, परपेंडिकुलर बाय बेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। टैन का याद रखना, परपेंडिकुलर बाय बेस बहुत सा यूज होगा, बस इस यही याद कर लो, इतना ही में तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम क्या, 99% क्वेश्चन इसी से तुम्हारा बन जाएगा। ये इतना कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, इसी कॉन्सेप्ट के पर्पस पे मैक्सिमम क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलो, तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल तौर पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे बोल दिया कि ये जो तुम्हारा है ना पोल है, क्या है, पोल है, ए से लेकर बी तक का पोल है, तो इसका वैल्यू तुमको पता नहीं है, एच हम मान लेते हैं, और हमें पता है कि पोल से लेकर ग्राउंड के बीच का दूरी आपको दे दिया गया है 8 मीटर, और ये इसका वैल्यू तुमको दे दिया गया 60 डिग्री। कब, कि ग्राउंड पे कोई एक बंदा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है टॉप ऑफ द पोल को, तो वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द
पोल, तो पोल का हाइट निकालना है। तो तुम बताओ कि ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन है, तो tan का है। तो लिख देना इन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में क्या करोगे, ABC में आ जाना, तो क्या है tan 60। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कहने का मतलब हो गया तुम्हारा AB, तो AB लिख दिया मैंने। अब बेस का मतलब हो गया BC हो गया, तो BC लिख दिया मैंने। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, √3 है ना। AB, तो AB का मतलब था H, BC का मतलब जो दिया हुआ था 8 मीटर दिया हुआ था, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 8√3 आ गया H, यानी कि H बराबर 8 को 8 लिख देंगे, और √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है। सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 तिके 24 25 हो जाएगा, है ना। फिर हो जाएगा 2, तो 8 7 56 57 58 के 8 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 5, 8 1 8 5 13 हो गया, यानी कि इतना हो गया, 13.857 हो जाएगा मीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। देखो इसमें लिखना भी पड़ता है, लिखना क्या पड़ता है, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले लिख देना कि लेट द हाइट ऑफ द पोल इज AB एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ग्राउंड इज 8 मीटर्स, है ना, इतना लिख देना। उसके बाद ये बात लिखते जाना। उसी टाइप से मान लो कि एक काइट है, तो काइट यहाँ पे उड़ रहा है, तो ग्राउंड लेवल से उड़ रहा है, ठीक है ना। तो ग्राउंड लेवल से मतलब कि बताया गया कि 60 मीटर एबव मतलब कि वो काइट उड़ रहा है। तो यहाँ पे जो बांधा गया है तो उसको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड से बांधा गया, तो धागा से, स्ट्रिंग से, है ना, स्ट्रिंग से इसको बांधा गया है। इसका वैल्यू पता नहीं है, इसका वैल्यू निकालना है कब, जब इसका एंगल आपको दे दिया गया है। तो एंगल इसका बताया गया है कि 30 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। देन फाइंड द स्ट्रिंग, है ना, ये जो मतलब कि धागा के द्वारा ये बना गया है डिस्टेंस, तो उसको निकालना है। तो इसका नाम देना ABC, तो लिख देना इन ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC में आना। तो तुमको पता है क्या कि ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसका रिलेशन होता है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन का होता है। तो लगाएंगे साइन, तो थीटा की जगह 30 कर रहा है, तो 30 लगा दिया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कहने का मतलब कितना दिया हुआ तुम्हारा, 60 दिया हुआ है, और होल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस तुम्हारा कितना दिया हुआ है, x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 × 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 मीटर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलो इसी पे और कुछ कॉन्सेप्ट को हम देते हैं तुम लोग को, ताकि आप लोग को और समझने में आसानी होगी। तो मैं ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो इस पे क्वेश्चन और क्या है बच्चा, देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि अगर मान लो कि एक टावर है, ठीक है ना, तो बोलता है कि एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, तो पॉइंट ऑफ ग्राउंड से जब एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है टॉप ऑफ द टावर को, तो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। और यही मतलब कि जो है ना, कुछ समय के बाद यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। जबकि आपको बता दिया गया है कि ये हाइट ऑफ द टावर जो है वो दे दिया गया है 30 मीटर, है ना। तो बोलता है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, जो मतलब कि अपने आंखों से ये टॉप ऑफ द टावर को देखा है, इसका वैल्यू निकालो। तो कैसे करेंगे, तो इसका A नाम दो, B दो, इसको C दो, इसको D देंगे नाम। तो पहले आएंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में ABC में आना, तो लिखना इन ट्रायंगल ABC में आना। तो क्या हो जाएगा, tan 60, है ना, परपेंडिकुलर बेस होता है ना, तो किसका हो जाएगा, tan का। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, इसका वैल्यू हो जाएगा √3। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ था कितना, 30, और बेस आपको दिया हुआ था BC, ठीक है। तो यहाँ पे BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 30√3 हो गया। तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, तो रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, 30√3/3 हो जाएगा। 3 से कटम 3 × 30, यानी कि 10√3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका वैल्यू निकल गया, 10√3 मीटर, ठीक है। अब हम आते हैं बड़ा वाला ABD में आते हैं, तो लिख देना इन ट्रायंगल ABD में आना। तो ABD में तुम्हारा पता है कि ये परपेंडिकुलर, ये पूरा बेस, तो यानी कि परपेंडिकुलर बेस tan का होता है, तो tan 30 लेना। तो लिख देना tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका
वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ परपेंडिकुलर मतलब कि 30 मीटर दिया हुआ है। बेस तुम्हारा BD था तो BD हम यहाँ पे लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BD का वैल्यू निकल जाएगा 30√3 निकल गया। ठीक है, तो B से लेकर D तक का वैल्यू निकला 30√3 है ना, और BC का वैल्यू निकला तुम्हारा 10√3। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो तुमको पता करना था CD का, तो C से लेकर D तक का वैल्यू है तो क्या है छोटू, तो BD में से हम B से लेकर D में से BC को घटा देंगे, BC को घटा देंगे तो BD है, तो BD कितना दिया हुआ है 30√3 दिया हुआ माइनस BC कितना दिया हुआ है 10√3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है 20√3 दिया हुआ है मीटर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, एक अपने तरफ से दिया था क्वेश्चन उस पर्पस पे। ठीक है, और क्वेश्चन देख लो इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन देखने से पहले हम यहाँ पे अब क्या करेंगे ना कि जो मैंने अब NCERT पे जो सेलेक्टेड क्वेश्चन किया है उसको मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो, ये जो भी क्वेश्चन है मैं मतलब कि इसका फ़ोटो जो भी होगा वो मतलब कि ये लास्ट में वीडियो के हमें दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा इसको, है ना, नहीं तो बीच बीच में जब भी क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बोलता है कि 1.5 मीटर टॉल बॉयज़, मान लो कि 1.5 मीटर टॉल बॉयज़ है, 1.5 मीटर टॉल बॉयज़ है, तो बोलता है कि स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना, इसके सामने मतलब कि है, मतलब कि स्टैंडिंग है कुछ दूरी पे, है ना, 30 मीटर का दूरी पे है, 30 मीटर का डिस्टेंस है ना, हाइट है इसका दिया हुआ, ठीक है ना, बिल्डिंग का। तो फिर बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आइज ऑफ द टॉप है ना ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60, यानी कि यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है ना, तो ये आपका बना रहा है कितना 30 डिग्री का एंगल, और यही कुछ देर में यहाँ पहुँचता है, और यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हुआ। तब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है और ये 1.5 है, तो यानी कि क्या करना कि 30 में से 1.5 हटाओगे तो 28.5 मीटर आ जाएगा, है ना। चलो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपने निकाल दिया क्या 28.5 मीटर। ठीक है, तो बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो निकाल लो, जो मतलब बिल्डिंग की तरफ मतलब कि चल रहा था। तो सॉल्व करो, तो हम मान लेते हैं इसका नाम A, इसका नाम B है, इसका नाम C है और इसका नाम D है। तो लिखना इन ट्रायंगल, क्या नाम है ABC में आ जाओ, तो ABC में आएगा तो क्या लिखना tan थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का है रिलेशन, तो यानी लिखना tan 60 बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका वैल्यू हो जाएगा √3, परपेंडिकुलर मतलब दिया हुआ है 28.5 मीटर, अब B मतलब डैट इज कॉल्ड BC, तो BC यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पे B से लेकर C का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 28.5/√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है छोटू, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं ABD में आते हैं, तो लिख देना इन ट्रायंगल ABD में, तो ABD में क्या है tan 30 है, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 30 हो जाएगा 1/√3, परपेंडिकुलर जो था वो AB था, AB का वैल्यू था 28.5, और यहाँ पे B है तो B डेट इज कॉल्ड बेस, तो बेस तुम्हारा हो गया BD हो गया, BD हो गया। सॉल्व करोगे छोटू तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो B से लेकर D का वैल्यू दिया हुआ है 28.5 और √3 मीटर आपको दिया हुआ है, मतलब B से लेकर D तक का वैल्यू आपने निकाल दिया 28.5 √3, और B से लेकर C तक का वैल्यू निकाल दिया 28.5 √3, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना कि आप B से लेकर C निकालना था तुमको, तो BC का वैल्यू तो C से लेकर D तक का वैल्यू निकालना था, तो CD का वैल्यू क्या हो जाएगा तो बड़ा वाला BD, तो B से लेकर D में से आप BC को माइनस करोगे तो BD कितना, B से लेकर D तक का वैल्यू आपको निकाला हुआ था कितना 28.5 √3 माइनस BC है, तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ था 28.5/√3 है, तो यहाँ पे क्या करना कि 28.5 कॉमन निकालोगे तो √3 और 1/√3 हो गया,
तो यहाँ पे क्या हो गया कि 28.5 है, और इसको एलसीएम लेना तो √3, तो यहाँ पे 3 -1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या 28.5, और 3 में से 1 गया तो 2, अब बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करोगे ना छोटू, तो 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 10 हो जाएगा, और 8 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, इतना हो जाएगा बटा √3 हो गया। तो मतलब क्या हुआ ना कि 57/√3, और डेनोमिनेटर का भी रूट में नहीं रहता है तो उसको सॉल्व करोगे रैशनलाइज करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 57√3 अब बटा 3, 3 से काटोगे तो 19 3 57, तो 19√3 मीटर आपका निकला। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस निकला बिटवीन D to C। ठीक है ना, ये निकला आपका आंसर। चलो आगे नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, जो मैंने सेलेक्ट किया है NCERT से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, 2 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको दिया था कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है आपके पास, है ना, और इसमें बोलता है कि इसी के ऊपर ट्रांसमिशन टावर को फिक्स किया गया। मान लो ट्रांसमिशन टावर को फिक्स किया गया इस पर, है ना, फिक्स। और फिर ये बोलता है क्या कि अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड है। अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड से बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को भी देखता है और ट्रांसमिशन टावर के टॉप को भी देखता है, तो दोनों का बीच का एंगल है। क्या है, दोनों का बीच का एंगल है। तो क्या बताया गया है, तो बड़ा वाला एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री बना, और ये छोटा वाला जो एंगल था वो तुम्हारा कितना बना 45 डिग्री बना। ठीक है, ये बना। तो बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो इसका नाम देना A B C और D। तो आप लोग को तो दिमाग में होगा ही, है ना, क्या कि पिक्चर बनाने के बाद अब क्या करना तुम लोग कि इसका वैल्यू लिख देना। क्या, लेट द ट्रांसमिशन टावर विच इज फिक्स एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, है ना, BC इज AB, तो AB का इतना हाइट है। ठीक है ना, और फिर बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द C एंड D पता नहीं है, और यहाँ पे तुमको बताया गया एलिवेशन, तो हमें निकालना क्या छोटू हाइट। तो सबसे पहली बार क्या करना कि इन ट्राइंगल BCD में आना, लिखना इन ट्राइंगल BCD। तो BCD में आओगे ना तो ये 45 है एंगल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो लिखना तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका वैल्यू 1, और ये 45 के अकॉर्डिंग ये हो गया 20 मीटर हो गया, और ये BC का मतलब हो गया, B का मतलब हो गया CD, तो CD का वैल्यू कितना निकल गया 20 मीटर निकल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं बड़ा ट्रायंगल ACD में आते हैं। तो इन ट्रायंगल ACD में जब आओगे ना तो बड़ा वाला ट्रायंगल है tan 60 में ले जाते हैं, है ना। tan 60 क्यों, बिकॉज ये बड़ा वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो बड़ा वाला परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या हो जाएगा √3 और AB, तो P परपेंडिकुलर का मतलब हो गया A से लेकर C तक AC, और यहाँ पे B का मतलब हो गया CD। सॉल्व करोगे ना छोटू तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो CD इज इक्वल टू AB है ना, A से लेकर C है, अब बटा हो जाएगा तुम्हारा √3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला डिस्प्लेस कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या करेगा AC का मतलब हो गया H+20, तो H+20 बटा √3 हो गया। CD का वैल्यू ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये हो गया फर्स्ट। CD का वैल्यू निकाल दिया, CD का वैल्यू निकाल दिया, तो हम इक्वेटिंग कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को। तो 20 था ना, तो 20 इज इक्वल टू H+20 बटा √3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 20 √3 इज इक्वल टू H+20 हो गया।
तो 20√3 माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू एच हो गया। तो 20 कॉमन हो गया तो √3 माइनस ऑफ 1 हो गया एच का वैल्यू। तो √3 यहाँ पे भी तुम वैल्यू इसका छोड़ सकते हो, है ना, यानी कि हाइट आपका ए बी था तो ए बी का जो हाइट था वो हमने इतना निकाल दिया। आप चाहे तो इस पर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि √3 का वैल्यू 1.732 होता है तो पुट कर देना, 20 हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.732 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू एच। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा छोटू, तो 20 था और 1 में से 1 गया तो ख़त्म, तो यानी कि 0.732 आया। तो यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। तो 20 अब मल्टीप्लाई 732 बटा 1000 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 जीरो था, 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब सॉल्व कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 3 3 6 हो जाएगा, 7 7 14, इतना बटा 100 मतलब 14.64 मीटर हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्या बोलता है 3। इसको रफ कर देता हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है उसको देखते हैं। तो बोलता है कि स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पैडेस्टल्स, यानी कि पैडेस्टल एक छोटू है, वही टाइप का बिल्डिंग टाइप का हम मान लेते हैं कि पैडेस्टल है, और इसी के ऊपर में एक स्टैचू रखा हुआ है। ठीक है, फिर बोलता है यहाँ पे क्या कि ग्राउंड से, तो पॉइंट ऑन द ग्राउंड है आपके पास, तो मान लेते हैं पॉइंट ऑन द ग्राउंड है। तो पॉइंट ऑन द ग्राउंड से बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60, है ना। तो ये वाला से टॉप ऑफ द स्टैचू को तुम देखता है ना, तो ये तुम्हारा कितना डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया। फिर बताया गया क्या कि सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पैडेस्टल्स, तो पैडेस्टल के टॉप को देखता है, पैडेस्टल को टॉप को देखा तो ये बनाया 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, कब, जब ये स्टैचू का वैल्यू दे दिया गया था 1.6 मीटर, ठीक है ना, 1.6 मीटर दे दिया गया। तो ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पैडेस्टल, तो पैडेस्टल का हाइट आप निकाल कर बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे याद रखना, तो तुमको तो लिखना ही पड़ेगा, लेट ए बी द हाइट ऑफ द स्टैचू, है ना, लेट बी सी बी द हाइट ऑफ पैडेस्टल्स, है ना, और फिर द डिस्टेंस बिटवीन द पैडेस्टल एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सी डी, इतना लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लिखना इन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल क्या लिखेगा, बी सी डी में आना, तो बी सी डी में आओगे तो तुम्हें पता 45 है ना, तो 45 पे तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan 45 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर था बी से लेकर सी और बेस था तुम्हारा सी डी, तो इसका वैल्यू हो गया 1। अब बी सी का वैल्यू था h और सी डी का वैल्यू था कुछ नहीं तो सी डी, तो सी डी का वैल्यू क्या हो गया h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया छोटू, आगे चलो। अब आना ए सी डी में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी में, तो पता है कि tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका हो जाएगा √3। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है ए से लेकर सी तक, है ना, इसका नाम तो यहीं पे लिख दो ए सी, और बी मतलब बेस मतलब सी डी हो गया। तो ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ 1.6, तो 1.6 और 1.6 है ना, और साथ में क्या दिया हुआ ए सी है ना, ए से लेकर सी है, तो 1.6 प्लस एच हो गया। ठीक है, अब बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा सी डी को हम सी डी लिख देंगे। सॉल्व करना, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो सी डी बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, है ना, तो 1.6 प्लस ऑफ एच बटा √3 हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सी डी का वैल्यू ला दिए थे और यहाँ पे भी सी डी का वैल्यू, तो सी डी का वैल्यू यहाँ पे कितना था, एच था ना, तो एच पुट कर देना, तो एच इज इक्वल टू 1.6 प्लस ऑफ एच बटा √3 हो गया। तो √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस ऑफ h, तो √3h है, अब माइनस ऑफ h हो जाएगा, प्लस में चली जाएगा तो माइनस में, अब 1.6 तो है ही आपके पास। h कॉमन निकालोगे, तो h अगर कॉमन निकालोगे तो √3 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1.6 आ गया, मतलब h इज इक्वल टू क्या आ गया 1.6 बटा √3 माइनस ऑफ 1 आ गया। तो ये हाइट निकला। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो रैशनलाइज करोगे तो यहाँ पे क्या करेगा, √3 प्लस ऑफ 1
√3 प्लस ऑफ 1। तो ऊपर में करोगे तो 1.6 है और √3 प्लस ऑफ 1 रह जाएगा, और a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 ब्रैकेट में है √3 प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, बिकॉज √3 का स्क्वायर 3 और 3 माइनस ऑफ 1 दैट इज 2। तो 2 जब हो गया तो 2 से काट देना, तो इसको इससे खत्म, तो 0.8 हो गया, तो यानी कि 0.8 ब्रैकेट में आपके पास हो गया √3 प्लस ऑफ 1। और एक लाइन सॉल्व करोगे, हालांकि आंसर तो उतना हो गया है, लेकिन अब चाहे तो तुम इसको और डीपली सॉल्व कर सकते हो कि 0.8 को 8/10 लिखेंगे और यहाँ पे √3 है तो 1.732 और प्लस ऑफ 1 लिखेंगे। सॉल्व करेगा तो 8/3 है, मल्टीप्लाई तो 2.732 हो गया, तो पॉइंट को हटाएंगे ना तो नीचे में तुम्हारा 1000 हो जाएगा, है ना। सॉल्व कर लो तो 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 25 का 5 हाथ में बचेगा 2, 56, 57, 58 के 8 हाथ में बचेगा 5, ये हो गया 16, 16 4 20 से 21, इतना बटा हो जाएगा 1 2 3 इतना, तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा, तो 2.1856 हो गया क्या, मीटर आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर घबराने वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे भी छोड़ देते तभी भी आंसर होता 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस ऑफ 1, और नहीं तो इसको पूरे हम सॉल्व करके यहाँ तक आपको ला दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ये 3 नंबर था जो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो 4 में क्या बोलता है वो देख लेते हैं, है ना। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, है ना। तो बोलता है क्या कि एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो यहाँ से बोलता है कि जब ऊपर में टॉप ऑफ द टावर को देखता है ना तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, फिर बोलता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज इतना, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है कि फुट ऑफ द टावर भी करता है, तो इसको हम 45 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, तो बोलता है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का जो हाइट है ना उसको बताओ क्या निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम दे देना ABCD और E हो गया। ठीक है, तो यहाँ बोलते हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट निकालो। तो टावर का हाइट निकालने के लिए पहले क्या करोगे आप, तो लिखना इन ट्रायंगल ABE, तो लिखना इन ट्रायंगल ABE आना, है ना। तो ABE में आओगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, है ना। तो अब देखो ये 7 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। और ये बड़ा वाला कैपिटल H मान लेना, तो ये स्मॉल वाला कितना हो जाएगा, तो कैपिटल H में से 7 हो गया आपका। ठीक है, तो अगर हम हाइट निकाल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है ना, चलो बनाते हैं। तो लिखना कि इन ट्रायंगल ABE, तो ABE में आना, तो क्या हो जाएगा tan 60, तो tan 60 बराबर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है A से लेकर B तक, बेस जो है वो तुम्हारा B से लेकर E तक दिया हुआ, तो इसका मतलब √3, AB का मतलब हो जाएगा H माइनस ऑफ 7 और B से लेकर E तक हो गया, तो BE हो गया। तो BE का वैल्यू आपका क्या निकलेगा छोटू, H माइनस ऑफ 7 बटा √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आना ट्रायंगल, तो देखना ये जब 45 है ना छोटू, तो ये भी तुम्हारा 40, अच्छा इसी ये ट्रायंगल को निकालो ना, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो लिखना इन ट्रायंगल BCE में आना, BCE में आना, तो यहाँ पे क्या करोगे tan हो जाएगा 45, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 45 है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है BC का, अब बेस का मतलब हो जाएगा B से लेकर E तक।
ठीक है। तो tan 45 कितना तुमको दिया हुआ है, तो पे tan 45 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर BC, तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ था छोटू 7, है ना, और B से लेकर E तक का वैल्यू तुमको पता नहीं था, तो यानी कि BE का वैल्यू कितना निकल गया 7। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो निकाला था B इसमें पुट कर देना, तो फर्स्ट को और सेकेंड को साथ में हम इक्वेट कर रहे हैं, तो आप 7 को h माइनस ऑफ 7 बटा √3 डाल देना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 7 √3 हो गया इज इक्वल टू h माइनस ऑफ इतना, तो 7 √3 प्लस ऑफ h हो गया इज इक्वल टू कैपिटल H, है ना। इसको और सॉल्व करोगे ना छोटू, तो 7 कॉमन निकालोगे तो √3 प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, कैपिटल H हो जाएगा, है ना। ये निकल गया डायरेक्ट, कैपिटल H ही निकल गया तुम्हारा, है ना। तो कैपिटल H निकल गया, तो इसमें वैल्यू पुट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा 7 को 7 कर देना, और 1.732 और प्लस ऑफ 1 कर देना, है ना। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो गया 7, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2.732, और यहाँ पे सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 21 22, और 49 50 51 हो जाएगा, 5 14 5 19 हो जाएगा, इतना हो जाएगा मीटर एग्जैक्टली, और नहीं तो यहीं पे तुम छोड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके स्क्रीन पे, एज अ ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस, तो 75 मीटर लाइट हाउस है ना। तो बोलता है कि 2 शिप आर 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो मतलब एक तो शिप है जो बोलता है कि 30 डिग्री पे है आपका, और एक उस शिप पे लाइट हाउस करता है तो 45 डिग्री पे है आपका, ठीक है ना। तो बोलता है कि वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो लाइट हाउस के सेम साइड में दोनों है, 30 और 45 है। तो बोलता है क्या कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, तो 2 शिप के बीच में यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो है वो निकालो आप। तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, और इसका नाम देते हैं D हो गया। पहले निकालो छोटा वाला ABC में आओ, तो इन ट्रायंगल ABC में आओगे तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया A से लेकर B, बेस हो गया B से लेकर C, तो यहाँ पे हो गया 1, AB का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 75 मीटर, और BC का वैल्यू दिया हुआ है कुछ नहीं, है ना। तो BC बराबर तुम्हारा हो गया 75 मीटर हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आना इन ट्रायंगल ABD में आना, तो इन ट्रायंगल ABD में आना, तो tan 30 पे आ जाना, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर तो A से लेकर B रहेगा, और 30 के अनुसार ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया ना, तो B से लेकर D हो गया, तो B से लेकर D हो गया, tan 30 हो गया 1/√3, तो AB का वैल्यू तुमको दिया हुआ 75 मीटर, अब B से लेकर D तक का वैल्यू है कितना दिया हुआ है, तो चलो BD मान लेते हैं, तो BD मान लिए, तो BD को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो BD को सॉल्व करोगे ना तो 75√3 आ गया, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। तो हम B से लेकर D तक का वैल्यू निकाल दिए हैं 75√3, और हम B से लेकर C तक का वैल्यू निकाल दिए 75, तो हमें निकालना CD, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो CD निकालोगे तो क्या हो जाएगा कि BD में से आप BC को घटा दोगे, तो BD जो है, तो BD का वैल्यू कितना तुमको दिया हुआ है बोलो, तो BD का वैल्यू दिया हुआ है 75√3 माइनस BC, तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया 75 कॉमन होगा तो √3 माइनस ऑफ 1 हो गया, है ना। तो CD का वैल्यू आपका निकल गया। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको और सॉल्व करोगे तो 1.732
और माइनस ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 0.732, है ना। तो 75 मल्टीप्लाई 732 बटा यहाँ पे हो जाएगा 1000, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। तो मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे काट देना तो कटेगा, 5 से काट देना, 5 दूनी 10, सॉरी 5 एक 5 हो जाएगा ना, 2 बचेगा 5 पचे 25, 5 से काट देना 20 पचे 100, 2 से काटना 2 दहाँ 10, 2 से काटना इसको 2 दिया 6, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हो गया 15 मल्टीप्लाई 366 होल डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे सॉल्व करेगा तो 15 छक्के 90 के 0 हाथ में बचेगा 9, 15 छक्के 90 और 9 99 के 9 हाथ में बचेगा 9, और 15 दिया 45, 45 5 50 और 50 4 54, इतना बटा 10 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला ख़त्म हो गया, तो कितना हो गया 549 मीटर हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक जो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था वो आपको मैं बता दिया। बाकी का 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ये पार्ट नंबर 1 था हाइट एंड डिस्टेंस के पर्पस पे, जो मैंने यहाँ तक क्वेश्चन आपको डिस्कस किया, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसमें मैंने पहले क्या किया था कि हाइट एंड डिस्टेंस के पर्पस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ बताया था, कॉन्सेप्ट के दौरान कुछ क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर रख के दिखाए तो कॉन्सेप्ट के पर्पस पे, और उसके बाद मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी का, जो 1 से लेकर 5 तक पार्ट 1 आपका कंप्लीट है। ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बहुत ही आसान रहेगा, है ना, समझ में आएगा, तो इसके अनुसार आप लोग के बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के लिए जो भी यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, मेरे ख्याल से पार्ट 1 पार्ट 2 इसका बनेगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का इसका रेस्ट ऑफ जो भी क्वेश्चन बचेगा उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर वो भी मैं आपको धीरे धीरे इसमें बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते रहें और हमारे चैनल पे बने रहें, है ना। तब तक के लिए गुड बाय।